गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक इंडेक्स है ना। इसे जो 8 प्रमुख उद्योग हैं इन्हें कोर उद्योग भी कहते हैं, कोर इंडस्ट्री या फिर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है जारी किया गया है कब? 20 मई 2025 को। किसने? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने या इसके द्वारा। हो सकता जब कभी आपसे ये सूचकांक पूछा जाए कि 8 कोर उद्योग या 8 प्रमुख उद्योग का जो सूचकांक है इसे कौन जारी करता है, उस समय ऑप्शन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ना दिया गया हो तो उसकी जगह पर क्या होगा देख ले। इसके अधीन, इस मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हिंदी में लिख ले, औद्योगिक नीति, औद्योगिक से बेहतर होगा आप लिखें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये दिया होगा तो आपको इसे टिक करना होगा। ये जो आंकड़े हैं, जो इंडेक्स जारी किया जाता है, इसका आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष होता है ना जिसके बेसिस पर जारी किया जाता है, 2011 और 12। इसे, इस आधार वर्ष को 100 मानकर गणना की जाती है। ये जो आंकड़े हैं ये हर महीने जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो आंकड़े क्या होंगे? बदलते रहेंगे। अब प्रश्न है 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो क्या है, या कोर उद्योग, आधारभूत उद्योग, उसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग शामिल हैं? सबसे कोर है, कोर से तात्पर्य क्या निकल के आता है? मुख्य। तो कोयला, कौन सी वो इंडस्ट्री जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है ना, या शामिल है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, चौथा रिफाइनरी उत्पाद, फिफ्थ नंबर पर क्या है? इस्पात, 6 इस सीमेंट, और 7th पोजीशन पर क्या है? उर्वरक, फर्टिलाइजर, और लास्ट है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं। इनका जो योगदान है, 8 कोर उद्योग का योगदान आईआईपी में, आईआईपी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो ये जो 8 कोर उद्योग हैं, ये 8 कोर उद्योग आईआईपी में, इस इंडेक्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है, इसमें शामिल वस्तुओं का भार कितना है? 40.27%। जितनी भी वस्तुएं इसमें शामिल है, उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज का भार कितना है? 40% है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा योगदान है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को समझने में आसानी होती है। ठीक है, जो 8 कोर उद्योग हैं, इतने बड़े मुख्य देश के लिए, उन्हें उनसे जब ये इंडेक्स बनता है, तो क्या होता है, इसे समझने में, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे समझने में, देश में जो नीतियां बननी हैं और कैसे बेहतर बननी चाहिए, ये सब चीजों को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है और आसानी होती है। ओके, अगले टॉपिक की ओर बढ़े। चलिए, अगला टॉपिक क्या है? MSME। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? माइक्रो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, है ना? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। कितने प्रकार के हो गए? सूक्ष्म उद्यम हो गया, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम। एमएसएमई को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। जो एमएसएमई सेक्टर है, कहा जाता है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा, कोर इंडस्ट्री जो मैंने बताया है आपको, इंडेक्स नहीं बताया है ना, कि कितना बढ़ा या घटा, तो वो आंकड़े बदलते रहते हैं। नए वाली जब आएगी दृष्टि, तो मैं उसके अनुसार आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, और क्या हो गया ये? अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। तो एमएसएमई बेसिकली क्या है? ऐसे उद्योग या व्यवसाय जो बड़े उद्योगों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, है ना? ऐसे उद्योग या व्यवसाय जो बड़े उद्योगों की तुलना में क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं, माइक्रो है, स्मॉल है और मीडियम है। तो इन्हें जो है कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा उद्योग किस कैटेगरी में आता है, इसके लिए है कि निवेश कितना हुआ है और उसका टर्नओवर कितना है। किसी उद्यम के लिए निवेश कितना किया गया है और टर्नओवर कितना है, इस बात से तय होगा कि वो माइक्रो सूक्ष्म उद्यम है या लघु उद्यम है या फिर मध्यम उद्यम है। ठीक है, तो देखें आगे, एमएसएमई की परिभाषा क्या होगी? कि परिभाषा निवेश और वार्षिक टर्नओवर
के आधार पर की गई है। ठीक है, तो ये जो निवेश और टर्नओवर के आधार पर तय की गई है, इसमें ये आपका ये जो टॉपिक है इसमें क्या हुआ है, निवेश और टर्नओवर में संशोधन हुआ है। तो हम जानेंगे कि पहले क्या था, ठीक है, निवेश कितना था और अभी संशोधित होकर कितना हुआ है। तो हम एक स्पष्ट तरीके से इसे जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि पहले क्या था, है ना। पहले निवेश और टर्नओवर क्या था। टर्नओवर, वर्ष भर में कंपनी ने, उद्यम ने कितना व्यापार किया उसे टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर क्या था, तो एक तरफ हम लिखेंगे सूक्ष्म, कंफ्यूजन ना हो आपको इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगी। सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम। ठीक है, ये क्या है, सूक्ष्म उद्यम के लिए था कि 1 करोड़, 1 करोड़ तक निवेश करते हैं आप, और उद्यम में यदि आपकी कंपनी, आपने कोई उद्यम लगाया और उसमें एक कितना निवेश किया, 1 करोड़ का निवेश किया। ठीक है, और आपका वार्षिक सालाना कारोबार कितना करते हैं, 1 करोड़ निवेश करके 5 करोड़ तक क्या है, वार्षिक टर्नओवर है, टर्न ओवर है। 1 करोड़ निवेश करके 5 करोड़ का आप सालाना कारोबार करते हैं, तो वो कौन सा उद्यम होगा, सूक्ष्म उद्यम होगा। ठीक है, यदि आप 10 करोड़ का, कितना, 10 करोड़ का, 10 अच्छे से समझ आना चाहिए, 10 करोड़ रुपए में है ना, 10 करोड़ तक का निवेश करते हैं और सालाना कारोबार कितना कर रहे हैं, 50 करोड़, 50 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर है, तो आपका जो उद्यम है, जो इंडस्ट्री है, वो किस में आएगी, लघु इंडस्ट्री होगी। ठीक है, बात करें मध्यम उद्यम की, मीडियम एंटरप्राइजेस, यदि 50 करोड़ तक का निवेश करते हैं, कितना, 50 करोड़ तक का, और सालाना कारोबार, इतना निवेश करने के बाद सालाना वार्षिक 12 महीनों में जो आप कारोबार करते हैं वो कितना होगा, 250 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार करते हैं, तो वो उद्यम क्या कहलाएगा, मीडियम एंटरप्राइजेस, मध्यम उद्यम। ये पहले था। ठीक है, अभी संशोधन हुआ है 1 फरवरी 2025 को। तो जो संशोधन कब हुआ, 1 फरवरी 2025 को, और नए निवेश और वार्षिक टर्नओवर के नॉर्म्स बनाए गए, है ना, वैल्यू रखी गई है। तो क्या है वो, देख लेते हैं। संशोधित निवेश और टर्नओवर, दोनों में मैं कंफ्यूजन नहीं होने देना चाहती, इसलिए दोनों का चार्ट मैं अलग अलग बना रही हूँ। ठीक है, सूक्ष्म, माइक्रो इंडस्ट्री, लघु, स्मॉल इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, मध्यम, मीडियम इंडस्ट्री। सूक्ष्म उद्यम जो है उसमें कितना निवेश करना है, यदि 2.5 करोड़, कितना, 2.5 करोड़ तक का निवेश करेंगे किसी कंपनी में,
उसके बाद टर्नओवर कितना, 10 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर, 10 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर, है ना। तो वो कौन सा उद्यम होगा, सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो एंटरप्राइजेस। लघु उद्यम जो है उसके क्या है, निवेश की स्थिति बदल गई है, वो है 25 करोड़, 25 करोड़ तक का निवेश, ठीक है। टर्नओवर कितना, 100 करोड़, सालाना कारोबार कितना किया उद्यम ने, 100 करोड़। और मीडियम का निवेश कितना, 125 करोड़ तक का निवेश होने पर कितना कारोबार होना चाहिए, 500, एक जीरो ज्यादा हो गया है ना, 500 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आप देख रहे हैं निवेश की जो वैल्यू है वो बदल गई है ना, निवेश और टर्नओवर की। तब ये कहलाएंगे सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और क्या, मध्यम उद्यम, ठीक है। तो आपने देखा संशोधित निवेश के जो आंकड़े हैं और टर्नओवर के, वो आपने देख लिए हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संशोधित आंकड़े क्या हैं। उसमें से स्पेसिफिक पूछ लेंगे कि सूक्ष्म उद्यम के लिए क्या है, निवेश क्या है रखा गया है और टर्नओवर कितना है। तो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ और टर्नओवर कितना है, 10 करोड़। लघु उद्यम का 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। मध्यम उद्यम का 125 करोड़ और टर्नओवर कितना, 500 करोड़। तो हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है ऊर्जा सांख्यिकी 2025। ऊर्जा सांख्यिकी 2000, आप भारत लिख लीजिए, ऊर्जा सांख्यिकी किसकी, भारत की, 2025। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2025, ये वार्षिक तौर पर जारी होता है, वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है। कौन जारी करता है, मोस्पी जारी कौन करता है, मोस्पी। MOSPI क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसे हम संक्षिप्त तौर पर क्या कहते हैं, मोस्पी जारी करता है। आप संक्षिप्त तौर पर याद रखेंगे, शॉर्टकट याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हिंदी में भी मैं नाम लिख देती हूँ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। क्या है इसके अनुसार, ये जो रिपोर्ट आई है ऊर्जा सांख्यिकी की, एनर्जी स्टैटिक्स भारत का, इसके अनुसार कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कोयला से कितनी ऊर्जा लगभग बनती है, 60% योगदान करता है कोयला, 60% लगभग योगदान करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोयले से बिजली बनना बड़े स्तर पर। आप जो आज के समय में तो जितने भी ईवीज हैं चल रहे हैं,
है ना, बैटरी चार्ज हो रही है, उनके भी लिए भी क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट बनने के लिए जो थर्मल थर्मल पावर प्लांट है, वो सब किससे चल रहे हैं, कोयले से चल रहे हैं। तो बड़ी खपत किसकी है, कोयले की, इसलिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कोयला है। और कोयले के बाद कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, फिर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। बात करते हैं देश में सबसे ज्यादा कोयला भंडार वाले 5 राज्य कौन से हैं। देश में कोयला सर्वाधिक सर्वाधिक कोयला भंडार वाले 5 राज्य कौन से हैं। ओडिशा पहला स्थान है, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, और मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कोयला भंडारण यहाँ पर अधिक है। इन 5 राज्यों का कुल कोयला भंडारण का लगभग कितना हिस्सा है, 87, लगभग 87%। ठीक है। और बात कर लें लिग्नाइट की। लिग्नाइट का जो सर्वाधिक भंडार है वो कितना है, 79%। कहाँ पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 1 अप्रैल 2024 तक के अनुसार। ठीक है। तो ये हमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो हम याद रखेंगे। कोयला आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स है और ये खत्म हो सकता है। ठीक है, एक दिन, एक ना एक दिन ये क्या हो जाएगा, खत्म हो सकता है। तो आपने देखा होगा एनर्जी के लिए हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, ये 2 कंपनीज को किसका दर्जा दिया गया है, नवरत्न, नवरत्ना का दर्जा दिया गया है। कब, 3 मार्च 2025 को। और नवरत्न का दर्जा देने के बाद आईआरसीटीसी 25वें स्थान पर है नवरत्न कंपनियों में, और आईआरएफसी 26वें स्थान पर है नवरत्न कंपनियों में। ठीक है। और ये दोनों ही आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, ये दोनों रेल मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, पीएसयूज हैं, सार्वजनिक उद्यम है। दोनों रेल मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, आईआरसीटीसी क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी,
सितंबर 1999 को। कहाँ है इसका कार्यालय? कारपोरेट कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये तो बात हुई IRCTC की, ठीक है। दूसरा क्या है? IRFC। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1986 में, 1986 में। अब आपने ये तो जान लिया कि जो कंपनीज हैं IRCTC और IRFC, इन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। दर्जा तो मिल गया, लेकिन अब हम जानते हैं नवरत्न कंपनियां क्या हैं और किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए क्या क्या उसके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या मानदंड है आखिर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करना हो तो। चलिए, नवरत्न कंपनियां, सिर्फ नवरत्न ही लिखते हैं, नवरत्न, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब हुई? नवरत्न योजना, इसकी शुरुआत हुई 1997 में, 1997 में, ठीक है। और हमें जानना है कि क्या मानदंड हैं किसी उद्यम को यदि नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करना है तो। पहला मानदंड क्या है कि जिस भी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाना है, उसके लिए पहली शर्त है कि पहले से ही वो कंपनी या वो उद्यम मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा उसे प्राप्त हो। पहले से मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 वर्षों में से, पिछले 5 वर्षों में से 3 में बहुत अच्छी या उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की हो। बहुत अच्छी या उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की हो कंपनी ने, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ मानदंड हैं जिसमें से लिख सकते हैं निम्नलिखित 6 प्रदर्शन मानदंड हैं। 6 प्रदर्शन मापदंड में 60 अंक या इससे अधिक स्कोर किया हो कंपनी ने। 60 अंक या इससे अधिक स्कोर किया हो कंपनी ने, ठीक है। 6 प्रदर्शन मानदंड कौन से हैं? प्रति शेयर कमाई के लिए अंक कितना दिया गया है? 10 अंक। नेक्स्ट है शुद्ध पूंजी लाभ। शुद्ध पूंजी लाभ, शुद्ध लाभ, उसके लिए कितना अंक है? 25 अंक। फिर उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष, लागत के
सापेक्ष जनशक्ति पर आने वाली लागत, जनशक्ति पर आने वाली लागत, इसके लिए कितने अंक दिए गए हैं? 15 अंक। नेक्स्ट है कारोबार पर ब्याज और करों से पहले, टैक्स से पहले अर्जित लाभ कितना? उसके लिए 15 अंक दिया गया है। और फिर है नियोजित पूंजी के लिए मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ, इसके लिए क्या अंक दिया गया है? 15 अंक। और लास्ट है अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, इसके लिए 20 अंक दिए गए हैं। तो इन जो 6 प्रदर्शन मापदंड हैं, इनमें से 60 अंक या इससे अधिक स्कोर करना है किसी भी कंपनी को। ठीक है, इसके साथ ही जान लेते हैं क्या कि नवरत्न कंपनी आपने जाना कितनी हो गई? तो 26। नवरत्न कंपनी बनने के लिए क्या कंडीशन है? पहली कि मिनी रत्न प्रथम होनी चाहिए, है ना। और मैं एक क्रम बता देती हूँ आपको। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, प्रथम और मिनी रत्न 2। ठीक है, तो नवरत्न कंपनी बनने के लिए, उद्यम बनने के लिए मिनी रत्न प्रथम होना क्या है? आवश्यक है। या फिर महारत्न कंपनी यदि बनना चाहते हैं या शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए क्या है जरूरी? सबसे पहले जरूरी तो यही है कि नवरत्न होना आवश्यक है। उस उद्यम का नवरत्न का जो दर्जा है वो प्राप्त होना चाहिए उसको, नवरत्न कंपनी का। ठीक है, तो ये क्रम है। सबसे ऊपर क्या है? महारत्न, इसे हम याद रखेंगे। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है HAL को महारत्न का दर्जा दिया गया। देखिए अगला टॉपिक इससे जुड़ा हुआ ही मिल गया। किसका दर्जा दिया गया? महारत्न का। ये दर्जा कौन दे रहा है? वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और HL क्या होगी? 14वीं महारत्न कंपनी होगी ये दर्जा प्राप्त करने के बाद। ठीक है, 13वीं कौन सी थी महारत्न जो शामिल हुई थी? ऑयल। क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब HL क्या है पहले जान लेते हैं, फिर जानते हैं महारत्न क्या है। कुछ बातें तो आप पहले ही जान चुके हैं। HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई? 23 दिसंबर 1940 को सेठ वालचंद हीराचंद द्वारा उस समय के मैसूर शासक के साथ मिलकर बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं किसकी? महारत्न की। महारत्न उद्यम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? नवरत्न की जो शुरुआत हुई थी, नवरत्न योजना, उसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। महारत्न की 2010 में।
2010 में शुरू हुई। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या जानना है, इसके जो मानदंड है, मापदंड और पात्रता। किसी कंपनी को यदि महारत्ना बनना है तो वो क्या मानदंड पूरे करे कि महारत्ना में शामिल हो जाए। सबसे पहले आपने थोड़ी ही देर में जाना था, क्या होना चाहिए, नवरत्न कंपनी का दर्जा उसके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो यही जरूरी है। पहला है नवरत्न कंपनी होना चाहिए पहले से। ठीक है, बात करें वो जो कंपनी होगी उसकी वित्तीय स्थिति कैसी होनी चाहिए। उस कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी होनी चाहिए देख लेते हैं। पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में जो औसत वार्षिक लाभ है, क्या है, औसत वार्षिक लाभ कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक। ठीक है, इसके बाद औसत वार्षिक नेटवर्थ उस कंपनी की कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़ से अधिक, करोड़ से अधिक। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इत्मीनान से, ताकि आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि महारत्ना कंपनी बनने के लिए जो उसकी वित्तीय स्थिति होती है वो कितनी होती है। उसमें भी क्या करेंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे। जैसे औसत वार्षिक लाभ कितना होना चाहिए, आपका स्टेटमेंट होगा 15,000 करोड़ से अधिक, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15,000 करोड़ तो नहीं है ना, औसत वार्षिक लाभ कितना होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में, 5,000 करोड़ से अधिक। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और औसत वार्षिक टर्नओवर, कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में कारोबार कितना किया, कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ से अधिक कारोबार होना चाहिए। सब पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों का की जो वित्तीय स्थिति है उसे देखा जाएगा। और पिछले 3 वर्षों में किसी कंपनी ने 5,000 करोड़ से अधिक लाभ कमाया है और उस कंपनी की नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक है पिछले 3 वर्षों में, और पिछले ही 3 वर्षों में उसने जो कारोबार किया है वो 25 करोड़ से अधिक है, साथ ही वो नवरत्ना कंपनी भी है। इसके अतिरिक्त जो उस कंपनी की अंतरराष्ट्रीय स्थिति है कैसी होनी चाहिए, वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। वैश्विक उपस्थिति या अंतरराष्ट्रीय संचालन होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है मानदंड, हो सकता है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी क्या होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी, उद्यम। ठीक है, इसके सेबी के नियमों के तहत, सेबी के नियमों के तहत। सेबी का फुल फॉर्म आप लोग देखिएगा, और क्या है सेबी ये भी जानिएगा। इससे जब किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उसे कुछ अधिकार या लाभ भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोई परियोजना है जो 5,000 करोड़ रुपए तक की है, तो बिना सरकार की मंजूरी के वो उस परियोजना में क्या करती, कंपनी निवेश कर सकती है। तो ये उसे एक विशेष लाभ या अधिकार प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले 30 मई
2025 तक। महारत्ना कुल महारत्ना कितनी है? महारत्ना कंपनीज कितनी है? 14। कुल नवरत्ना कितनी है? 26। मिनी रत्ना प्रथम कितनी है? 49। और मिनी रत्ना 2 10 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुल सबके लिए क्या है? कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पीएम ई ड्राइव योजना। पीएम ई ड्राइव योजना सबसे पहले तो जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है ना? इसे और स्पष्ट लिखते हैं, पीएम ई फिर DRIVE स्कीम। पीएम फॉर प्रधानमंत्री, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक नहीं इलेक्ट्रिक, बच्चे यही कंफ्यूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इनहैंसमेंट। ठीक है, ये जो योजना है इसे किसने लॉन्च किया है? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये योजना कितने वर्षों के लिए है? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों तक लागू रहेगी। कौन से 2 वर्ष? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक ये योजना लागू रहेगी। अब जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपने फुल फॉर्म जो देखा है उससे ही समझ सकते हैं। ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट। क्या है? इनहैंसमेंट, बढ़ावा देना है। किसको? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के का जो रेवोल्यूशन है, एक तरह से बहुत आगे आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है? बढ़ावा देना है और उनके इनोवेशन को बढ़ावा देना है। क्यों? देखते हैं क्यों। उद्देश्य में पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल खरीदे जाए। इलेक्ट्रिक, और जब ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल खरीदे जाएंगे तो क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यक चार्जिंग की जो के लिए जो बुनियादी संरचना है, बुनियादी ढांचा है, उसका विकास करना। आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना। और इसके अतिरिक्त लिख सकते हैं आप, पूरे देश में एक मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल तंत्र बनाना। पूरे देश में एक मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल तंत्र स्थापित करना। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के बारे में। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। क्या है? 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट। अगला टॉपिक है 4th ग्लोबल
री इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट इसका कुछ फुल फॉर्म होगा ग्लोबल, वैश्विक स्तर पर। फोर्थ, चौथा है ना, क्या है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी आ रही है ना। इन्वेस्ट, इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, ठीक है, किसके लिए है, मुख्य क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। पहला कब आयोजित हुआ, पहला आयोजन 2015 में। अभी कौन सा है, चौथा है। फोर्थ है, कहाँ हुआ, फोर्थ गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। कब हुआ ये आयोजन, 2024 में, सितंबर 2024 में, ठीक है। तो आपने जाना कि ये, इसमें आप लिख लीजिए, भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। जैसे आपने जाना जो नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसके अंतर्गत क्या आएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब के लिए निवेश है, पार्टनरशिप है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इसे आयोजित किया जाता है। अगला टॉपिक देखें, अगला टॉपिक है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, हुरुन ग्लोबल ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, ठीक है। ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। हर जगह समझने वाली बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, कई जगह पर होता है कि हमें डेटा देखना पड़ता है, आर्थिकी में विशेष तौर पर जहां समझाने वाला होगा वहां मैं जरूर समझाऊंगी, ठीक है। इस लिस्ट में विश्व के 3,442 3442 अरबपतियों को इस वर्ष शामिल किया गया है, इस वर्ष शामिल किया गया है, ठीक है। स्पष्ट है, रिच लिस्ट है, ठीक है, अरबपति अमीर इनकी लिस्ट है। इसके अनुसार क्या है, रिच लिस्ट 2025 के अनुसार शीर्ष 5 अरबपति कौन से हैं, एलन मस्क, पहले कौन, एलन मस्क पहला स्थान, इसके बाद जेफ बेजोस, इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। थर्ड नंबर पर है मार्क जुकरबर्ग, और फोर्थ नंबर पर है लैरी एलिसन, लैरी एलिसन, और फिफ्थ नंबर पर है कौन, वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट। ये शीर्ष 5 अरबपति हैं विश्व के, है ना, इतने लोगों को तो शामिल ही किया गया है। और भारत की ओर से देखें तो भारत के कौन, मुकेश अंबानी,
जी को एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी जी क्या हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है। किस स्थान पर हैं? यदि ये जो लिस्ट जारी हुई है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, इसमें मुकेश अंबानी जी किस स्थान पर? 17th रैंक है। वहीं बात करें गौतम अडानी जी की, इनकी रैंक है 18th। एशिया के दूसरे शीर्ष पर हैं। आगे बढ़े, बात करते हैं शहर की। तो शहरों की बात करें तो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर, यहाँ पर 129 अरबपति हैं। और न्यूयॉर्क शहर लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के अरबपतियों की राजधानी है। लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के अरबपतियों की राजधानी है। एक नाम आता है शंघाई। शंघाई पहली बार एशियाई अरबपतियों की राजधानी बना। क्या है? पहली बार एशियाई अरबपतियों की राजधानी बना, मुंबई को पीछे छोड़ते हुए। किसे? मुंबई को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, तो मुंबई किस स्थान पर होगा? तीसरे स्थान पर। एक शहर के तौर पर मुंबई तीसरे स्थान पर है अरबपतियों की लिस्ट में। सबसे ज्यादा जो अरबपति हैं वहाँ, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में, फिर शंघाई और फिर मुंबई। यदि अरबपतियों की जो सर्वाधिक संख्या है, जो मैंने आपको अभी कहा, वो देखी जाए, देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? अमेरिका में। मैंने आपको पहले ही बताया। तो अमेरिका में कितने? 870, पहला स्थान। फिर चीन कितने? 823, दूसरा स्थान, है ना। और फिर भारत कितने हैं? 284। नोट करके लिख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप यूएस इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में, यूएस इतिहास के सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रोमानिया बुल्गारिया। रोमानिया बुल्गारिया, ये शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए। किस क्षेत्र के? शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बने। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2025 से। अगर शेंगेन क्षेत्र की बात करें तो क्या है ये? यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई आंतरिक सीमा नहीं है।
चलिए शेंगेन क्षेत्र समझ लेते हैं क्या है। शेंगेन क्षेत्र एरिया, सबसे पहले तो जानते हैं कैसे हुआ ये शेंगेन क्षेत्र बना। इसके लिए समझौता हुआ, शेंगेन समझौता। क्या हुआ? शेंगेन समझौता। कब हुआ? 1985 में। 5 देशों ने ये समझौता मिलकर किया। कौन से? 5 यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों ने समझौता किया। ठीक है, ये 5 यूरोपीय देश कौन से हैं? फ्रांस, ठीक, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये 5 देश मिलकर इन्होंने समझौता किया, शेंगेन समझौता, जिसके तहत क्या बना? शेंगेन क्षेत्र बना। ठीक है, आगे देखें। इसमें, इस शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं, सदस्य देश हैं? 29। कितने हैं? 29 देश शामिल हैं वर्तमान में। ठीक है, 29 में से 25 देश तो वो हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। कितने हैं यूरोपीय संघ में? 27 हैं। उसमें से 25 देश शामिल हैं शेंगेन क्षेत्र में। ठीक है, किसे किसे छोड़ा गया? साइप्रस और आयरलैंड को। तो कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आप भूले नहीं, है ना। चलिए, 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से क्या है? 25 देश शामिल हैं। 25 देश शामिल हैं। ठीक है, कौन छूट गया? साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं मोटे तौर पर लगभग यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। ठीक, कितने बचे हमारे लिए? इसमें कितने देश हैं? 25 देश। इसके बाद 4 देश बचे ना, 29 देश शामिल हैं तो अभी 4 देश शेष हैं। तो वो 4 देश कौन से हैं? देखते हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, मुक्त व्यापार संघ के सभी सदस्य शामिल हैं। कितने? सभी सदस्य। कितने हैं? देखते हैं। आइसलैंड, फिर लिंकस्टेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। कितने हो गए? अभी हो गए 29। कितने हैं ये? 4। तो आपने 29 देश जो शामिल हैं ये जान लिया। अब बात करते हैं, जैसे पहले ही बताया, शेंगेन क्षेत्र क्या है? यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र, मोटे तौर पर यूरोप कह सकते हैं क्योंकि यूरोप का बड़ा भाग उसमें शामिल है, यूरोपीय, है ना। यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई आंतरिक सीमा नहीं है। कोई आंतरिक सीमा नहीं है ना। नो बॉर्डर जोन। शेंगेन क्षेत्र क्या है? बेसिकली नो बॉर्डर जोन, इंटरनल बॉर्डर नहीं है। जैसे कि इंटरनल बॉर्डर क्या है? नहीं है। जैसे जो 5 देश आपने देखे सबसे पहले समझौता किया, शेंगेन समझौता। सपोज करिए फ्रांस से जर्मनी जाना है तो आपको वीजा, पासपोर्ट ये सब चाहिए होगा, है ना। तो ये सब ना जरूरत पड़े उसके लिए है। तो इंटरनल बॉर्डर जो है यूरोप के अंदर घूमने के लिए,
आराम से आप घूम सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, शहर नहीं देश, जा सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। आंतरिक सीमा सदस्य देशों को एक देश से दूसरे देश जाने में क्या हो, असुविधा ना हो, आवागमन आसान हो। और सरल करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं शेंगेन क्षेत्र क्या है, यूरोप का नो बॉर्डर जोन है। क्या है, नो बॉर्डर जोन है ना, जहां आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र है शेंगन क्षेत्र। लिख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र है। यदि आपने शेंगन क्षेत्र किसी एक शेंगन क्षेत्र का किसी एक देश से शेंगन वीजा ले लिया, ठीक है, तो आप उसके बाद पूरे शेंगन क्षेत्र में जितने 29 देश हैं उसमें आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये है शेंगन क्षेत्र एरिया। आगे बढ़े, आशा करती हूँ आपको शेंगन क्षेत्र समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं उनके लिए कोई भी आंतरिक सीमा ना होना ही क्या है, शेंगन क्षेत्र है। और इसे 5 देशों ने मिलकर शुरू किया था 1985 में। अगला टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा 9वां सदस्य देश, कौन बना भाई 9वां देश, अल्जीरिया। आधिकारिक तौर पर अल्जीरिया 9वां सदस्य बन गया। कब बना, 31 अगस्त 2024 को। लिख सकते हैं आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। ठीक है, इससे पहले 2024 से पहले फरवरी 2023 में कौन सदस्य बना था, मिस्र, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मिस्र सदस्य बना था। ठीक है, इससे पहले अक्टूबर 2021 में कौन सदस्य बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और इससे पहले एक और देश शामिल हुआ था सितंबर 2021 में, क्या नाम है उसका, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। रिसेंट में कौन शामिल हुआ, अल्जीरिया, 31 अगस्त 2024 को। किसमें शामिल हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एनडीबी के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय बैंक है। सबसे पहले तो बैंक ही है ना, ये अंतरराष्ट्रीय बैंक है। अंतरराष्ट्रीय मैंने संक्षिप्त रूप में शॉर्टकट में लिखा है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। कब स्थापित हुआ, 2015 में। ये बैंक कब बनाया गया, 2015 में इसकी स्थापना की गई। किसने की, ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसे स्थापित किया। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स देशों ने मिलकर स्थापित किया। तो ये ब्रिक्स देश को कैसे हो जाएंगे, संस्थापक सदस्य देश हो जाएंगे।
संस्थापक सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मिलकर इसे स्थापित किया है। 2015 में तो कार्य करना शुरू कर दिया था एनडीबी ने। आप कह सकते हैं कि 2014 जुलाई 2014 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन फोर्टालुजा ब्राजील में, ठीक है। वहां पर इसकी बात की गई थी एनडीबी की, और 2015 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। शंघाई कहाँ है? चीन में। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं एनडीबी के, वो कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन में। कुल कितने देश शामिल हैं इसकी स्थापना में? 5। तो एक देश में तो हेडक्वार्टर है, बचे कितने? 4। तो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ होंगे? 4 देशों में होंगे। कौन कौन से जो संस्थापक सदस्य हैं? रूस, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। क्या उद्देश्य था इस बैंक को बनाने का? पहले से ही जब बैंक वगैरह हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कितने सारे हैं वैश्विक स्तर पर, इसे उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर देखते हैं इस बैंक को, ठीक है। तो विकासशील देशों में, कौन से देश? विकासशील, जो विकसित नहीं हुए हैं। भारत क्या है? विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए परियोजनाएं हैं, उन्हें क्या करना? वित्तीय सहायता प्रदान करना। विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा, जब कभी भी बुनियादी ढांचा कहा जाए तो एक बेसिक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना पर बल दिया जा रहा है। सड़क मार्ग बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो सड़क की याद आ जाए कम से कम। बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं को क्या करना है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसे बनाते समय जो पूंजी दी गई थी, सभी ब्रिक्स देशों ने बराबर योगदान किया था। जो पूंजी थी वो क्या थी? सभी ब्रिक्स देशों ने बराबर योगदान दिया था, ठीक है। जहां आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो ऋण देती हैं, वहां पर क्या है? मतदान समान नहीं है, इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। यहाँ एनडीबी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता है प्रत्येक सदस्य देश के पास क्या है? समान मतदान अधिकार है। समान मतदान अधिकार, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। और ये जो एनडीबी है, ये ग्लोबल साउथ के विकास पर जोर देगा। आप जब ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की बात होती है, तो जो ग्लोबल नॉर्थ है उसमें विकसित देश आते हैं, और जो ग्लोबल साउथ है उसमें विकासशील और कौन से? चलिए बताइएगा आप देखकर, क्योंकि विकासशील से भी नीचे एक श्रेणी है, उसे भी शामिल करते हैं। तो आप देखकर बताइएगा। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। इसी के साथ आपने जान लिया कि नौवां सदस्य कौन बना इस बैंक का। अगला टॉपिक है एशियाई विकास बैंक का। एशियाई विकास
बैंक का 69th सदस्य देश बना। कौन? इजराइल। कब? सितंबर 2024 में आधिकारिक रूप से बना। प्रभावी कब से है? सितंबर 2024 से आधिकारिक रूप से। ठीक है, ये तो इसका सदस्य बन गया। अब हमें क्या जानना है? एशियाई विकास बैंक के बारे में, ADB, है ना? ADB में सदस्य देश के रूप में इजराइल शामिल हुआ है ना? सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला 20वां गैर क्षेत्रीय देश है। गैर क्षेत्रीय देश है। ADB एशियाई विकास बैंक, ये क्या है? बैंक है। बैंक है तो क्या होगा? वित्तीय सहायता देगा। एक वित्तीय संस्था है तो वित्तीय सहायता देगा। ये कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। जहां कहीं भी बैंक लिखा हो तो सबसे पहले क्या है कि वो पैसे से जुड़ा हुआ है, वित्त से जुड़ा हुआ है, तो वित्तीय सहायता करेगा जो कोई भी उससे जुड़ेगा। ठीक है। ADB की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जो बेसिक जानकारी है ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वनडे में भी, PCS में भी और BPSC, RO, इसमें बहुत पूछी जाती है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। सदस्य देश कितने हैं इस बैंक के? 68। भारत क्या है? इस बैंक का संस्थापक सदस्य है, मतलब शुरू से ही साथ है जब ये बना था। संस्थापक सदस्य है, स्थापना में योगदान है ना? और इसका सदस्य बनने से क्या होगा? ADB का सदस्य बनने से क्षेत्रीय विकास परियोजना, क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं आप। भाग लेना, है ना? तकनीकी नवाचार, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विशेषज्ञता साझा करने का अवसर मिलेगा। क्या है? विशेषज्ञता साझा करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनके लिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक। सामाजिक की बात करेंगे, जैसे इसमें एक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हो, सतत विकास, तो सबसे पहले याद किया करिए SDG कितने हैं? 17 हैं। उसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 17 जो SDG हैं, वही क्या करना है? उनका विकास करना है। सबसे पहले गरीबी कम करना है ना? भूख को मिटाना है, एजुकेशन बढ़ानी है, ये सारे गोल उसमें दिए हुए हैं। तो इसी को क्या करना है? पूरा करना है। इसमें विकास करना है। पूरा धीरे धीरे होगा, विकास करेंगे। ठीक है, इसीलिए विकास शब्द इस्तेमाल किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल क्या होता है? जो आज की डेट में हम
संसाधन उपयोग कर रहे हैं वो इस तरह से उपयोग करें कि अगली पीढ़ी के लिए भी क्या हो, बच जाएं। ऐसा ना हो कि हम सभी क्या कर लें, उपयोग कर लें और अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना बचे। ये क्या है, सस्टेनेबल। एशियाई विकास बैंक ने भारत में परिवहन है, बिजली है, शहरी विकास है, कृषि है, जल प्रबंधन जैसी परियोजनाओं में क्या किया है, निवेश किया है। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। कब हुआ, 6 से 8 अगस्त 2024 को। आयोजन किसने किया इस सम्मेलन का, विदेश मंत्रालय। कुछ बातें बहुत सटीक याद रखनी होती हैं, जैसे कहाँ हुआ, किसने आयोजन किया, इस तरह से। विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग संघ, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग संघ, इन्होंने मिलकर आयोजन किया। क्या उद्देश्य है इस व्यापार शिखर सम्मेलन का, क्यों आयोजित किया गया, किस उद्देश्य से आयोजित किया गया। तो बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उनके मध्य मजबूत व्यापार हो, निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सके, कौन से, बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच, ये उद्देश्य है। लिख लेते हैं, इसलिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के मध्य, घबराइए मत, मैं आपको बिम्स्टेक के बारे में अभी बताने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा कितने सदस्य हैं, के मध्य मजबूत व्यापार, निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अधिक क्षेत्रीय सहयोग, कैसा सहयोग, क्षेत्रीय, रीजनल, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। मीन्स की बिम्स्टेक के जो देश होंगे वो क्षेत्रीय होंगे। चलिए जान लेते हैं आपके जो बड़े प्रश्न हैं, पहले उनका उत्तर दे लेते हैं। क्या है बड़े प्रश्न, बिम्स्टेक क्या है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी में बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इनिशिएटिव पहल। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। आप जानते हैं कब हुई थी इसकी स्थापना, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, 6 जून 1997 को, 1997 में। कहाँ हुई, बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में, है ना, थाईलैंड में। पहले इसका क्या नाम था, बेस्ट। प्रारंभ में नाम क्या था, बेस्ट। ई सी, बेस्ट। ईसी क्या है, इकोनॉमिक कारपोरेशन। ईसी क्या है, इकोनॉमिक कारपोरेशन। बेस्ट क्या है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका,
और थाईलैंड। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कार्यालय ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। अच्छा, ये तो आपने जान लिया। प्रारंभ में नाम था बेस्ट, है ना? बाद में इसमें कुछ देश जुड़े, म्यांमार, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये भी इससे जुड़े हुए हैं। तो सदस्य देश कुल कितने हो गए? सदस्य देश कितने हैं बिम्स्टेक के? 7। उद्देश्य आपने जान लिया पहले ही। भारत के लिए बिम्स्टेक क्या है? पुल की तरह काम करता है, जो दक्षिण एशिया को, भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। इस संगठन को, बिम्स्टेक संगठन को सार्क का विकल्प भी माना जाता है, क्योंकि सार्क पाकिस्तान के कारण अक्सर निष्क्रिय रहता है, इसलिए इसे सार्क का विकल्प भी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025। कौन जारी कर रहा है इसे? इस लिस्ट को ब्रांड फाइनेंस द्वारा ही जारी किया जा रहा है। ब्रांड फाइनेंस, ब्रांड से ही जुड़ा होगा। ब्रांड समझते हैं ना? आपने किस ब्रांड का ये प्रोडक्ट लिया है, आपका फोन किस ब्रांड का है, आपके कपड़े किस ब्रांड के हैं, तो ब्रांड समझ में आ रहा है। गुड। कब जारी की गई है? जनवरी 2025 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये बताती है कि पिछले वर्ष की तुलना में ब्रांड वैल्यू में 11% वृद्धि के साथ कौन शीर्ष पर है? एप्पल विश्व का शीर्ष ब्रांड है। पिछले वर्ष की तुलना में ब्रांड वैल्यू कितनी वृद्धि हुई? 11%। 11% वृद्धि के साथ विश्व में, या विश्व का शीर्ष ब्रांड है कौन सा? एप्पल। कौन है? एप्पल। एप्पल फोन खरीदते हैं ना आप लोग? एप्पल ये शीर्ष ब्रांड पर है, शीर्ष रैंक है इसकी। इसके बाद किसकी स्थिति है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। ये सेकंड पोजीशन, थर्ड और ये फोर्थ। बात करें भारत की, कि भारत का कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है? भारत में तो सबसे अच्छा कौन सा है? टाटा। लेकिन यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, तो 500 ब्रांड के बीच ये देखा गया है कि कौन सा ब्रांड सबसे टॉप पर है। तो टाटा ब्रांड इस ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में कहाँ पर आता है? किस रैंक पर है? टाटा। भारत में तो टाटा, लेकिन इस लिस्ट में 16th रैंक है। लेकिन जो टाटा है, टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। ठीक है, इससे इतना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एशिया पावर इंडेक्स। अगला टॉपिक है एशिया पावर इंडेक्स 2024।
कौन जारी करता है? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। कौन सा इंस्टीट्यूट? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा। हिंदी में लिखना चाहे तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। क्या है? भारत, इसके अनुसार ये जो इंडेक्स है इसके अनुसार भारत किसे पीछे छोड़ रहा है? जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है, एशिया पावर इंडेक्स। कौन सा देश ज्यादा शक्तिशाली है, इसी के लिए इंडेक्स बनाया गया है। हालांकि बात करें इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर अमेरिका, फिर चीन, और तीसरे नंबर पर आपने पहले ही जान लिया कौन है? भारत। ठीक है, ये रैंकिंग क्षेत्रीय ताकतों से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा। कब? 11 जुलाई को। ठीक है, और ये जो प्रोस्पेक्टस 2024 जारी किया गया है ये 28वां संस्करण है। कब से जारी किया जा रहा है? 1951 से जारी किया जा रहा है, से जारी किया जा रहा है। क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है इस सदी में अपने चरम पर पहुंच जाएगी, और आने वाले जो 50 या 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या वृद्धि जारी रहने का अनुमान है। बात करें 2080 के दशक के मध्य तक लगभग 10.3 बिलियन लोगों तक ये जनसंख्या पहुंच जाएगी। पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है ना, तो पॉपुलेशन के बारे में बताएगी। 2080 तक कितनी हो जाएगी? 2080 के दशक के मध्य में कितनी होगी? 10 लगभग 10.3 बिलियन। ठीक है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या पता चलता है? 2070 के दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 2.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 65 वर्ष और उससे अधिक 2070 के दशक के अंत में या अंत तक। कौन? 65 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, और 2024 में जो वैश्विक स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी है? 2024 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 73.3 वर्ष पहुंच गई है, जो 1995 की तुलना में 8.4 वर्ष से अधिक है। कितनी अधिक है ये? 8.4 वर्ष से अधिक है।
ठीक है, अगला टॉपिक देख। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है इसे? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है ये रिपोर्ट। दुनिया के सामने आने वाले जो महत्वपूर्ण जोखिम हैं उनके बारे में बताती है ये रिपोर्ट। क्या बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार? अल्प अवधि में, अगले 2 वर्षों में गलत सूचनाएं, भ्रामक जानकारी सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरी है। इसके बाद जो चरम मौसमी घटनाएं हैं और राज्य आधारित संघर्ष हैं वो होंगे। चरम मौसमी घटनाएं तो आप देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाली जो बहुत बड़े स्तर पर है, एकदम से बाढ़ आ जाता है, फ्लैश फ्लड आ जाता है, भूस्खलन होता है, ये सारी घटनाएं जो और बहुत तेजी से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सब क्या है? चरम मौसमी घटनाएं हैं। गलत सूचना, भ्रामक जानकारी, अब ऑनलाइन में ये समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही लिख लीजिए आप इसे, अल्पावधि अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में क्या होगा? गलत सूचना, भ्रामक जानकारी, चरम मौसमी घटनाएं, और राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। संघर्ष कैसा? सशस्त्र, शस्त्र के साथ ये सब होगा। ठीक है, अगले 10 वर्षों में पर्यावरण संबंधी जो चिंताएं होंगी वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, अर्थात मौसमी घटनाओं में वृद्धि और होगी। बात करें वर्ष 2024 की, 2024 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में मान्यता दी गई है। सबसे गर्म वर्ष के रूप में, सबसे गर्म वर्ष के रूप में मान्यता दी गई है, जो गंभीर मौसम की घटनाओं से क्या है? प्रेरित है। भारत के लिए देखें तो भारत के लिए शीर्ष जोखिम क्या है? भारत के लिए इस रिपोर्ट में शीर्ष जोखिम क्या बताया गया है? क्या है शीर्ष जोखिम? जल आपूर्ति की कमी, जल आपूर्ति की कमी, गलत सूचना, गलत सूचना और भ्रामक प्रचार, भ्रामक प्रचार। इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन, नागरिक स्वतंत्रता का हनन। ये जोखिम है। प्रदूषण, श्रम, प्रतिभा की कमी, प्रदूषण, श्रम, प्रतिभा की कमी, ये क्या है? भारत के लिए जोखिम है। भारत के जो जोखिम है उनमें ये शामिल है। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।